गरीब काली गर्भवती बहू की गोद भराई। रविंद्र अपनी पत्नी शोभा के साथ अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाता है, जहां उन्हें अपने बेटे के लिए बहुत सुंदर लड़की पसंद आती है। बहन जी, आपकी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। हमें आपकी बेटी पसंद है। अरे राधिका, जरा अपनी होने वाली सास के पास तो आओ। राधिका शोभा के पास जाकर बैठती ही है, इतने में उसे एक जोरदार पाद आता है, जिसकी बदबू घर के कोने कोने में पहुंच जाती है। ओहो राधिका, तुझे ये विस्फोट अभी ही करना था क्या? अब क्या करूं माँ, रात के मूली के पराठों ने पूरे पेट में भौचाल मचा रखा है। अरे तो सुबह फ्रेश होना चाहिए था ना। सुबह से 3 बार जा चुकी हूँ, अब क्या गुसल खाने में ही बिस्तर लगा लूं? ये सब देखकर रविंद्र की हंसी छूट जाती है। क्या बात है शोभा, तुम्हारी पसंद तो बिल्कुल हटके है। रविंद्र और शोभा फौरन अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद शोभा रविंद्र से कहती है, आज ही एक लड़की बेकार निकल गई तो क्या हुआ, अपने बेटे चिराग के लिए सबसे सुंदर और सुशील लड़की ढूंढूंगी। हाँ माँ, हमारी भाभी तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो शक्ल और रूप रंग में हमारे परिवार के साथ मेल खाए। तुम दोनों माँ बेटी ऐसा क्यों सोचती हो? रंग रूप कुछ नहीं होता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। तभी वहां चिराग आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी सही कहते हैं, रंग रूप कुछ मायने नहीं रखता। लड़की समझदार होनी चाहिए जो जीवन भर मेरा साथ निभाए और इस घर को जोड़ कर रखे। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ, ये शिक्षा के पाठ मुझे मत सिखा। मुझे पता है कि मुझे मेरे बेटे के लिए कैसी लड़की लेकर आनी है। ओहो माँ, आपको तो समझाना ही बेकार है, आप तो कुछ भी नहीं समझती हो। ऐसा कहकर चिराग वहां से चला जाता है, जिसके बाद शोभा की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिलती। एक दिन रविंद्र ऑफिस से वापस आ रहा होता है। अरे ये क्या, आज तो मैं लेट हो गया हूँ। रविंद्र सड़क क्रॉस करने वाला होता है कि तभी एक सांवले रंगत की लड़की एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा रही होती है। अरे वाह, ये लड़की कितनी समझदार और हमदर्द है। काश ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बने। ऐसा सोचकर वो वहां से अपने घर आ जाता है। उसके घर पर उसका जिगरी यार उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे मेरे यार, कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ। आ गले लग जा मेरे। तूने याद नहीं किया तो मैंने सोचा कि तुझे हम ही याद कर लें। वैसे यहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ है, सोच रहा था अपने दोस्त से मिल लूं और समय रहते अपनी बेटी की शादी भी करवा दूं, लेकिन कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई साहब। हम भी तो अपने चिराग के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, क्यों ना हम अपने बच्चों का रिश्ता कर दें। शोभा इस बात से खुश तो बहुत होती है, लेकिन जब वो कैलाश की बेटी अंबिका को देखती है तो वो उसे पसंद नहीं आती, जिसके चलते वो अपने पति रविंद्र के कान में कहती है, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल काली कलूटी है। अरे इतनी काली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अरे ये तो वो लड़की है जिसे मैंने उस दिन देखा था। इतना कहते ही वो अपने दोस्त कैलाश से कहता है, अब तो अंबिका ही मेरे घर की बहू बनेगी। कैलाश मेरे दोस्त, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुनिए, जरा मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे शोभा, ये सब छोड़ो और शादी की तैयारियां शुरू करो। कैलाश और रविंद्र अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए बहुत खुश होते हैं, लेकिन शोभा और अलीशा इस रिश्ते से खुश नहीं होती। कुछ समय में अंबिका और चिराग की शादी की सभी रस्में शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद अंबिका को उसकी सास और ननद बिल्कुल पसंद नहीं करती। देखो, ज्यादातर तुम्हें घर के अंदर यहाँ वहाँ घूमने की कोई जरूरत नहीं है, और जब मेरी सहेलियां घर में आए तो उनके सामने बिल्कुल मत आना। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहती हो? क्योंकि तुम जैसी काली कलूटी को इस घर की बहू नहीं होना चाहिए था। दोनों माँ बेटी मिलकर अंबिका को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहती हैं, जिसके चलते अंबिका बहुत मायूस हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है, जिसके चलते अब अंबिका गर्भवती हो जाती है। अरे कैलाश, मुबारक हो। अरे हमारी बहू को 5 महीने हो गए हैं। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। मैंने बहू को गोद भराई की रस्म रखी है, कल समय से घर पर आ जाना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर कैलाश फोन रख देता है। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र के पीछे से उसकी पत्नी शोभा और उसकी बेटी अलीशा ये सब सुन लेती हैं। अजी, आपने मुझे एक बार भी इसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा? पिताजी, आप उस काली कलूटी बैंगन लूटी की गोद भराई करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। जब वो हमारी बहू है तो उसकी गोद भराई की रस्म करना तो बहुत जरूरी है।
अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इस गोद भराई की रस्म में ना तो मैं शामिल होंगी और ना ही मेरी बेटी। शोभा, एक साथ होकर तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। तुम्हें अपनी बहू की गोद भराई की रस्म को करना ही होगा, ये तुम्हारा कर्तव्य है। रविंद्र शोभा को ऐसा कहकर चला जाता है। अगले दिन अंबिका की गोद भराई की रस्म होती है। गोद भराई की रस्म करने से पहले शोभा अंबिका के पास जाती है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर की बहू हो? मेरे लिए तुम इस घर की बहू कभी नहीं हो। ये सब तो मुझे अपने पति के कहने पर करना पड़ रहा है। मैंने तो तुम जैसी काली बहू को अपनाने से पहले ही मना कर दिया था। आप मुझे केवल इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मैं सांवली रंगत की हूँ, लेकिन सांवली होना इतना बड़ा गुनाह है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अंबिका के इतना कहते ही शोभा उसका मुंह पकड़ लेती है। अगर मुझसे मुंह चलाने की कोशिश की तो यह अच्छा नहीं होगा। ऐसा व्यवहार देखकर बेचारी अंबिका रोने लगती है और अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। जैसे तैसे करके अंबिका उदास मन से अपनी गोद भराई की रस्म पूरी करवाती है। गोद भराई की रस्म के बाद अंबिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन अचानक से रात के समय घर के अंदर कुछ चोर घुस आते हैं। उसी समय अंबिका पानी पीने के लिए उठती है। अरे ये लोग कौन हैं? लगता है हमारे घर में चोरी करने आए हैं। अब मैं क्या करूं? अंबिका को कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ गुंडे अलीशा और शोभा के कमरे में पहुंच जाते हैं। अंबिका चालाकी से किसी तरह एक लकड़ी का बैट उठाती है और उस बैट से वो गुंडों को मारना शुरू कर देती है। अंबिका का 9वां महीना चल रहा था और वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर के सभी सदस्यों की जान बचा लेती है, लेकिन ऐसा करते करते उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अंबिका की आवाज सुनते ही चिराग और रविंद्र दोनों बाहर आ जाते हैं। दोनों अंबिका को किसी तरह कार में बैठाते हैं और हॉस्पिटल ले आते हैं। वहीं पीछे से शोभा और अलीशा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। डॉक्टर अंबिका का चेकअप करने के बाद घर के सदस्यों से कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, माँ और बेटा दोनों ठीक हैं। ऐसे दर्द प्रेगनेंसी के पहले हो जाते हैं, आप इनका अच्छे से ख्याल रखना, अगले महीने की डिलीवरी हो सकती है। डॉक्टर के जाने के बाद रविंद्र अपनी पत्नी और बेटी से कहता है, जिस बहू के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया, उस बहू ने ही आज हम सभी की जान बचाई है। आज अगर वो ना होती तो हमारा पता नहीं क्या होता। आप बिल्कुल सही कहते हो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हमारी बहू ने हमें हमेशा एक परिवार समझा, लेकिन उसके काले रंग की वजह से उसे मैंने अपने परिवार में शामिल होने ही नहीं दिया। मुझे भी अपनी गलती का पछतावा है। मैं आज के बाद भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी। हम माँ बेटी अपनी बहू की गोद भराई की रस्म दोबारा से करेंगे और इस बार हम अपनी बहू की गोद भराई की रस्म में खुशी खुशी शामिल भी होंगे। घर के सभी सदस्य अंबिका को हॉस्पिटल से वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद शोभा अपनी सभी सहेलियों को गोद भराई की रस्म में बुलाती है और धूमधाम से अपनी बहू की गोद भराई की रस्म पूरी करती है। कुछ दिन के बाद अंबिका एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिनेश डिलीवरी कक्ष के बाहर अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लिए खड़ा था। उसकी बेटी लगातार दूध के लिए बिलखे जा रही थी। ना रो मेरी प्यारी बिटिया, चुप हो जा। वो आंखें गड़ाए डिलीवरी कक्ष के ओर निहारे जा रहा था। तभी अचानक अंदर से एक नर्स निकलकर उसके पास आती है। बधाई हो सर, आपकी बीवी ने बेटे को जन्म दिया है। उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर दिनेश दौड़ता हुआ अंदर आता है। देखो दिनेश, भगवान ने हमारी सुन ली। मैं ना कहती थी, इस बार भगवान मेरी कोख को हमारे घर के कुल दीपक से रोशन करेगा। बेटे के जन्म से दिनेश खुश तो था, मगर उसके मन में ये बात खल रही थी कि बेटे के आगे मंगल को रोशनी का रोना दिखाई नहीं दे रहा था। दिनेश गांव के स्कूल में शिक्षक था। वो हर एक अभिभावकों को बेटे बेटी में फर्क ना करने की हिदायत सिखाता था, मगर क्या वो अपने घर में इस फर्क को मिटा पाएगा? मंगला, मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है, रोशनी को संभाल लो। अरे ये कोई पैसों की पोटली है क्या जो संभालती फिरूं? मंगला, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बिटिया को थोड़ा दूध चटा दो, कब से बिलख रही है बेचारी। दिनेश ने मंगला को समझाने बुझाने की भरसक कोशिश की, बावजूद इसके वो मंगला के मन में से बेटा बेटी में फर्क को मिटा नहीं सका। समय महीनों की मोड़ की ओर बढ़ता चला गया। देखते देखते 10 साल बीत गए। रोशनी, अरे ओ रोशनी, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने बुलाया? कान क्या कोल्हापुर में छोड़ आई है? करम जली कब से आवाज लगा रही हूँ।
तुझे क्या रोज याद दिलाना पड़ता है कि अंश के सोने से पहले उसे बादाम का दूध दिया कर? माँ, पिज्जा खाकर मेरा पूरा पेट भर गया है। आज मैं बादाम का दूध नहीं पीना चाहता। माँ, क्या आज अंश के हिस्से का बादाम वाला दूध मैं पी लूं? तू क्या करेगी पीकर? हाँ, बेटी जात को ज्यादा चटोरी बनना नहीं जचता। रसोई में रोटियां रखी है, जाकर खा ले। अपनी माँ का दोहरा बर्ताव देखकर उस बेटी का मासूम सा मन टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। तभी दिनेश बोलता है, मंगला, उस बेचारी से मीठे मुंह बात कर लिया करो। जब देखो उस पर रोक टोक लगाती रहती हो। दिनेश, अपनी दुलारी के पीछे दलील मत दो। बेटी जात को ज्यादा सर चढ़ाना और चटोरी बनाना सही नहीं, और ज्यादा ढील देने से बिटिया बिगड़ जाती है। और मैं नहीं चाहती कि इसके कारण हमें इसके ससुराल में शर्मिंदा होना पड़े। अपनी माँ की ये बातें सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू उतर जाते हैं। ये देखकर दिनेश बोलता है, क्या हुआ रोशनी बेटिया, तू रो क्यों रही है? पिताजी, माँ मुझ में और अंश में इतना फर्क क्यों करती है? मुझे बगैर किसी गलती के हर पल डांटती रहती है, और अंश इतनी शरारत करता है फिर भी उसे प्यार करती है। दिनेश को ये बात मन ही मन खाए जा रही थी कि कहां वो स्कूल और समाज में बेटे बेटी के फर्क के फासले को मिटाने में संलग्न था, वहीं उसके अपने ही घर में बेटे और बेटी में फर्क का बोया गया बीज गहराई से जड़ पकड़ चुका था। दिन गुजरते गए वक्त के साथ रोशनी शादी के लायक हो गई थी। रोशनी बेटिया, जरा यहाँ तो आना। पिता की पुकार सुनकर रोशनी रसोई से भागते हुए बाहर निकल कर आ जाती है। जी पिताजी, बुलाया? रोशनी, ये क्या अतरंगी हरकत है? कितनी बार कहा है ना तुझे, उछल कूद मत किया कर। बेटियों को ये लटक झटक शोभा नहीं देता। क्यों माँ, अब क्या मुझ बेटी को चारदीवारी में भी चहकने की इजाजत नहीं? दिनेश सफाई के साथ बात को टालकर दोनों को तस्वीर दिखता है। बड़ी किस्मत वाली है हमारी बेटी, जो इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से विदा करूंगा अपनी बेटी को। दिनेश, सारा जोड़ बटोर कर अपनी लाडली बेटी के ब्याह में ही लगा दोगे तो मेरे अंश के लिए क्या बचेगा? कद्दू। अभी अंश की पढ़ाई में 6 महीने और बाकी है। ये तो वैसे भी पराए घर जा रही है। इस पर ज्यादा पैसे फूकने से बेहतर बेटे का भविष्य संवारो। आखिर वही तो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मक्कार मंगला भरपूरी से भेदभाव के साथ अपनी बेटी की शादी कर देती है। दिन बीतते हैं, फिर एक दिन अंश दरवाजे पर खड़ा होता है। उसके साथ एक अनदेखी लड़की भी खड़ी होती है। दोनों का चकाचौंध हुलिया चीख चीख कर अंश के शादी करने की बात साझा कर रहा था। अंश बेटा, तूने शादी कर ली? तो क्या इंतजार करता कि आप मुझे किसी ऐरे गहरे के पल्ले बांध दो? मैं अपनी बहन की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। अंश, क्या तेरी माँ तेरे लिए मायने नहीं रखती थी, जो तूने मुझसे झूठे मुंह भी पूछना जरूरी नहीं समझा? ओ प्लीज माँ, अभी मेलो ड्रामा शुरू मत करो। तो मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अपने सही गलत की परख है मुझे। अंश, तुम्हारी माँ की पकाओ पूछताछ बंद करवाओ और मुझे कमरे में लेकर चलो। अंश अपनी माँ की बात अधूरी छोड़कर नितारा को लेकर कमरे में चला जाता है। उस रात मंगला की आंखों से बहते आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। कहाँ कमी रह गई थी मेरे परवरिश में भगवान, जो मेरे बेटे ने ये दिन दिखाया। कहते हैं ना कि वक्त और रिश्ते बदलते देर नहीं लगते। शादी के पहले दिन से ही अंश के सुर ताल भी बदल गए थे। एक दिन की बात है। अंश बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दे। कल रात से तबीयत कच्चा पक्का हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। माँ, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जब आप कहो तोड़ कर ले आऊं। जब देखो बेटे के आगे हाथ पसार देती हो। अभी मेरी जेब जरा तंग है। अपने बेटे की बेरुखी भरी बातें सुनकर मंगला के मुंह पर ताला लग जाता है। तभी नितारा कहती है, अंश, दफ्तर से आते वक्त मेरे लिए पिज्जा लेते आना। ये घर का पकाया घास फूस खाकर मैं बोर हो गई हूँ। अरे शाम तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? तुम पिज्जा ऑर्डर कर लो अभी। ये रहे पैसे। जैसे ही अंश अपनी पत्नी को पैसे देता है, ये बात मंगला के मन में खटक जाता है और वो कहती है, वाह बेटा, बीमार बूढ़ी माँ के लिए जेब तंग थी, मगर बीवी के लिए जेब साथ दे गई। जिस माँ ने तुझे अपनी खून से सींचा, अपार पीड़ सहकर पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुंचाया, उस माँ के दूध का क्या खूब कर्ज चुकाया है तूने।
अरे तो क्या आपके दवाइयों के चक्कर में नितारा का दिल दुखाऊं? अपने पति से क्यों नहीं मांग लेती पैसे? हाँ, मांग लेती अगर दिनेश स्कूल से रिटायर नहीं होते। अरे उनके पेंशन तक के पैसे भी तेरी पढ़ाई में न्यौछावर कर दिए। क्या खबर थी कि जब जिम्मेदारियां निभाने की बारी आएगी तो मेरा बेटा ऐसे कतराएगा। बस माँ, मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ, है ना? मैं और नितारा आज ही यहाँ से जा रहे हैं। इस तरह अंश और नितारा मंगला की आंखों के सामने से निकल पड़ते हैं। दिन बीतते हैं। इस बात की भनक लगते ही रोशनी भागती हुई अपनी मायके आती है और उसके हाथों में बहुत सारा सामान था। तू आ गई मेरी बच्ची। माँ, पिताजी, आप परेशान मत होइए। आपकी बेटी आपके हर सुख दुख में साथ खड़ी है और मेरे रहते ना तो इस घर के खत्ते खाली होंगे, ना मेरे माँ पिताजी के पेट पर आफत आएगी। मैंने बनिए को राशन के लिए बोल दिया था, वो आता ही होगा। रोशनी कई दिनों तक अपने माता पिता के साथ रहती है। इस बीच मंगला का पत्थर रूपी मन पसीज पड़ता है और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। ये क्या माँ, आप रो रही हैं? आपकी बेटी से कोई भी भूल चूक हो गई? नहीं रोशनी, गलती तो तेरी माँ के हाथों हुई है। जिस बेटे पर आस लगाया वो अपने बूढ़े माँ बाप से पल्ला झाड़ गया और जिस बेटी को बचपन से बंदिश में रखा, आज वही बेटी अपने माँ पिता के लिए तत्पर है। असली कुल दीपक घर की बिटिया है जो ससुराल जाकर भी अपने माता पिता को नहीं बिसराती। हो सके तो अपनी मंदबुद्धि माँ को माफ कर देना बेटी। माँ, गलती आपकी नहीं, सारी गलती समाज के सूबेदारों की है जिनकी नजर में बेटों का मोल मूंगों से भी बढ़कर है, मगर बेटियों का सिर्फ बोझ है। जिस दिन बेटे और बेटी में से ये फर्क और फासला मिट जाएगा, उस दिन संसार का हर घराना संवर जाएगा। इसी के साथ बेटे और बेटी की फर्क की कहानी यहीं खत्म होती है। कड़वा कथन है, मगर आज भी जब परिवारों में बेटे का जन्म होता है तो बड़ा आनंद मनाया जाता है और बधाइयां बढ़ती है, मगर बेटी के जन्म से लोगों के रोशन चेहरे भी बुझ जाते हैं। हॉल में बैठी मंदा गुस्से में कुड़कुड़ा रही थी। शुभी, अरे ओ शुभी, अरे उठ जा, आराम जाने क्या होगा इस पुहड़ का। सुबह का सूरज सर पर चढ़ाया है, मगर मजाल है जो ये लड़की कभी जल्दी जाग जाए। माँ की कुड़कुड़ाहट कानों में पड़ते ही शुभी हड़बड़ाहट के साथ जागकर हॉल में आती है। गुड मॉर्निंग माँ। अरे गुड मॉर्निंग को डाल गुड़ की डलियों में। कितनी बार कहा है कि सवेरे उठाकर, अरे सोते समय कान क्या कोल्हापुर कुरियर कर देती है जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। बेटी जात का इतनी देर सवेरे से जागना शोभा नहीं देता। अगर ऐसे ही लेट लतीफ रहेगी तो ससुराल में मायके के नाम की धज्जियां उड़ जाएंगी। मगर माँ, अब मगर अगर का नाप जोक ना कर और जाकर मेरे लिए अदरक इलायची कूटकर कड़क सी चाय बना। माँ की फटकार सुनकर शुभी की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद किचन की ओर कदम बढ़ा लेती है। कुछ देर बाद, ये लो माँ चाय। इतने के बाद शुभी कमरे में जाकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही बेटी दरवाजे से बाहर बढ़ती है, मंदा बोलती है, अरे ओ लाडो रानी, कहाँ चलती सुबह सुबह, सायरा बानो की सवारी? माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। नहीं जाना तुझे कॉलेज। अरे मंदा, जाने दो उसे कॉलेज, आज परीक्षा है बेचारे की। साल भर से रात काली करके पढ़ाई करती आ रही है हमारी बिटिया। तुम चुप रहो जी, तुम्हारे लाड दुलार के कारण ही खुद को पापा की परी समझ बैठी है ये महारानी। सुन ले शुभी, कलम चलाना छोड़कर करची चमचा चलाना सीख, क्योंकि ससुराल में यही काम आता है। अरे मंदा, कोई किसी का भाग्य नहीं जानता। कल को पढ़ लिख कर शुभी अफसर बिटिया बन जाए। अरे नहीं बनाना इसे अफसर बेटियों का, समय से ब्याह करके ससुराल भेज देने में ही भलाई है। कल तुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयार रहना। मगर माँ, विपुल भैया तो मुझसे बड़े हैं, फिर मेरी शादी उनसे पहले क्यों? वो तो सारा दिन मटर गश्ती करते हैं, दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करते हैं, फिर भी आपको उनसे कोई परेशानी नहीं। सारी बंदिशें मुझ पर क्यों? इसलिए कि मैं बेटी हूँ। बेटी को अपने हक के लिए बोलते देखकर गुस्से में तमतमाई हुई माँ ताव में आकर शुभी को जोरदार तमाचा मारती है। बस शुभी, बेटी है, बेटी के जैसे रह, बड़बोली मत बन और बात बात में अपने भाई की बराबरी ना किया कर। तेरी भलाई इसी में है, सीधे मन से ससुराल चली जा। इसी तरह दिन बीतते हैं, जिसके साथ शुभी की शादी एक जॉइंट फैमिली में हो जाती है। ससुराल की दहलीज पर खड़ी शुभी के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। पता नहीं मेरे ससुराल वालों का मिजाज कैसा होगा, इतने सारे नए चेहरों के बीच में कैसे घुल मिल पाऊंगी।
दीपाली बहू, आगे आकर अपनी देवरानी का स्वागत करो। जी माँ जी। आओ देवरानी जी, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। शुभी बहू, मैं तुम्हारा सभी से परिचय कराती हूँ। ये तुम्हारी जेठानी है दीपाली, ये दिलकुश तुम्हारा देवर, ये निम्मी तुम्हारी ननद और मैं तुम्हारी सास और ये तुम्हारी दादी सास। चलिए देवरानी जी, मैं आपका कमरा दिखाती हूँ। दीपाली शुभी को कमरे में छोड़कर चली जाती है। तभी अनिकेत शुभी का परेशान चेहरा देखकर पूछता है, शुभी, तुम ठीक हो ना? जी। फिर तुम्हारे चेहरे पर ये टेंशन क्यों टिमटिमा रही है? समझ सकता हूँ, एक लड़की के लिए ससुराल में घुलने मिलने में टाइम लगता है, मगर मेरे परिवार वाले बहुत मिलनसार और हंसमुख हैं। सभी ऐसा ही कहते हैं, मगर एक लड़की के लिए ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। ससुराल के खौफ से भरी बहू भोर को जागकर काम में जुट जाती है। हाँ, सफाई तो हो गई, बस अब बर्तन मांजना बाकी बचा है। बहू जल्दी जल्दी बर्तन मांजने लगती है। तभी एक बर्तन उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी आवाज से सास और जेठानी कमरे से बाहर आती हैं। बड़ी बहू, तू कमरे में थी तो ये रसोई घर में खटपट कैसी है? पता नहीं माँ जी, चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों रसोई घर में आती हैं तो शुभी डरी सहमी हुई बोलती है, जेठानी जी, मैंने जानबूझकर बर्तन नहीं गिराया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। अरे शुभी बहू, कोई बात नहीं, बर्तन ही तो था और अभी 5 बज रहे हैं, इतनी सुबह क्यों उठ गई तू? सास का सीधा सवाल सुनकर बहू का डर दूर हो जाता है। क्या हुआ शुभी बहू, क्या सोचने लगी? देख बहू, अगर तेरी माँ ने तुझे ससुराल में जल्दी जागने की सीख दी है तो उसे दिल और दिमाग से निकाल दे। चलो शुभी, पहली रसोई की रस्म पूरी करने में मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी नाश्ते की तैयारी में जुट जाती हैं। तभी शुभी झिझकते हुए बोलती है, जेठानी जी, हलवे में कितना शक्कर डाल दूं? 4 चम्मच शक्कर डाल दो। शुभी, सभी जन कम मीठा खाते और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जेठानी की जगह दीपाली दीदी कहो, इससे मुझे भी खुशी होगी और तुम भी मेरे साथ खुल पाओगी। ये सुनकर शुभी के मन में ससुराल के शासन का सैलाब थम सा जाता है। सभी जन नाश्ते की मेज पर बैठकर बेसब्री से बहू के हाथ बने खाने का इंतजार करते हैं। ला दे बहू, सबसे पहले अपनी दादी सास को अपने हाथों से बने खाने का स्वाद चखा। जी दादी माँ। बहू बारी बारी करके सभी को खाना परोसती है और डर से मांद कर हाथ मलते हुए मन में बोलती है, बस भगवान स्वाद में कोई भी कमी घटी ना हो, दादी सास को खाना पसंद आए। राम ही राखे। क्या हुआ दादी माँ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अरे खाक अच्छा बनाया है खाना, दाल नमक के मारे माहौर है और सब्जी में जायके की जगह जहर भरा है, पूरी बर्नी सी सब्जी में उड़ेल दी है। अरे यही सिखाया है तुझे तेरे मायके वालों ने? दादी सास के तीखे ताने सुनकर बहू की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं और वह बोलती है, माफ कर दीजिए दादी माँ, मैं दूसरा खाना बना लाती हूँ। बहू को ऐसा रोता देखकर दादी सास का दिल पसीज पड़ता है और वह बोलती है, अरे नहीं बहू, मैं तो तेरी टांग खिंचाई कर रही थी। अच्छा खाना बनाया है मेरी बच्ची, और कोई भी पेट में से सीख कर थोड़ी आता है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तेरी दादी माँ 4 दिन में तेरा हाथ नपातुला बना देगी। इतने के बाद दादी सास अपने हाथों में पहने कंगन बहू को पहनाते हुए कहती है, ये ले मेरी बहू, मेरी ओर से तेरी पहली रसोई का उपहार, ये कंगन तेरे। मगर दादी माँ, ये तो आपके गहने हैं। मगर ये कंगन तेरी कलाई में फब रहे हैं। बहू बेखौफ होकर रहना सीख, ये तेरा ससुराल है, कोई कैद खाना नहीं जो तुझे अल्पभाषी बनना पड़े या भोर को उठना पड़े। ससुराल वालों के अपार स्नेह और साथ से बहू पूरे तौर से अपने ससुराल वालों के बीच घुल मिल जाती है और देखते ही देखते बहू का जन्मदिन आता है। सवेरे जब शुभी अपने कमरे से बाहर आती है तो पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था। तभी दिलकुश और निम्मी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम दोनों को मेरा जन्मदिन कैसे पता चला? अरे क्यों भाभी, जब आप हमारी पसंद नापसंद को पता कर सकती हैं तो हम आपका जन्मदिन कैसे जाया जाने दे सकते हैं?
हाँ भाभी, आपके लिए सुंदर सा गाउन खरीद कर लाई हूँ, आज शाम को आप वही पहनना। शाम को पूरा परिवार मिलकर बहू का जन्मदिन मनाता है। मंदा और प्रताप भी पार्टी में उपस्थित थे। माँ, पिताजी आप। देखो सरिता बहू, मैं ना कह रही थी कि बहू अपने माता पिता से मिलकर झूम उठेगी। शुक्रिया दादी माँ, आप सभी ने मेरे इस दिन को खुशियों से भर दिया। सुना था कि ससुराल शासन का दूसरा नाम है, मगर मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मायके से बढ़कर स्नेह करने वाला ससुराल मिला है, जहाँ बहू पर बंदिश नहीं लगाई जाती। काश कि हर ससुराल ऐसा हो तो बेटी को मायके की कमी महसूस ना होगी। उस पल शुभी की आंखों में खुशी की चमक इठला रही थी। वहीं मंदा के मन में अपनी बेटी पर लगाई बंदिशों की छवि उतरी हुई थी। मंदा ने जिस बेटी को मायके में खुलकर जीने पर मोहताज कर दिया था, आज उसे ससुराल में मायके से बढ़कर स्नेह, सत्कार और साथ मिल रहा था, जिसकी अभिलाषा लिए हर बहू मायके से ससुराल आती है। अरे ये क्या, अभी तक घर का काम ही नहीं हुआ है। आखिर ये बहू कर क्या रही है सुबह से? राजवती जोर जोर से अपनी बहू को बुलाने लगती है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? अरे तुझे घर के अंदर कोई काम दिखाई नहीं देता क्या? मैं तो थक गई हूँ इसे रोज रोज समझाते। अपनी सास की आवाज सुनते ही निहारिका अपने सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं घर में आराम कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने दवाई खा ली है, अब मैं घर के सारे काम करूंगी। काम चोर कहीं की, जब देखो काम चोरी करने के लिए बहाने बनाती रहती है। एक तो बांझ है, ऊपर से मेरे सर पर बोझ बनकर इस घर में बैठी है। माँ जी, आप हमेशा मुझे बांझ होने का ताना क्यों देती रहती हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? देखो तो सही, कितनी चौड़ी होकर बोल रही है, जैसे मुझे 5 पोते पैदा करके दे दिए हों। अगर मुझसे जुबान चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर राजवती वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी निहारिका तबीयत खराब होने के बाद भी घर के सारे काम करने लगती है। सारे काम खत्म करने के बाद वो अपनी दवाई खाकर फिर से आराम करने चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के बाद निहारिका की देवरानी सुरभि अपने मायके से वापस आ जाती है। उसके 2 बेटे थे, जिसे देखते ही राजवती के चेहरे पर रौनक आ जाती है। अरे बहू, तू अपने मायके से वापस आ गई? चलो अच्छी बात है। वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा था मेरे पोतों के बिना। यही हाल आपके पोतों ने भी मचा रखा था वहाँ। इन्होंने मुझे रुकने ही नहीं दिया, बार बार कहते हैं कि हमें हमारी दादी के पास ले चलो। सुरभि के दोनों बेटे राजवती को देखते ही खुश हो जाते हैं। राजवती उन दोनों के साथ खेलने लगती है, जिसके बाद सुरभि अपनी जेठानी निहारिका के कमरे में जाती है। ओहो, यहाँ आराम कर रही हो? मैं अभी अभी अपने मायके से वापस आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। लेकिन सुरभि, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, फिर ये वाली बात आप सीधा माँ जी से ही कह देना। अपनी सास का नाम सुनते ही सुरभि चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, जिसके चलते अचानक से उसका ध्यान कहीं और चला जाता है और पतीले में से दूध बाहर निकल जाता है। तभी ये सब राजवती देख लेती है और सुरभि के बाल पकड़ लेती है। अरे बांझ कहीं की, जब देखो अपशगुन वाले काम करती रहती है। अभी के अभी इस घर से निकल जा, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे आज तो माँ जी आपने बहुत अच्छा कहा। वैसे भी इस बेचारी का बोझ उठाएगा भी कौन? इसे तो घर से निकाल ही देना चाहिए। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। तू इस घर से जाएगी तभी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा पाऊंगी। राजवती निहारिका का हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी निहारिका रोते रोते वहां से चली जाती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। निहारिका बारिश में पूरी तरह भीग जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी निहारिका को कुछ याद आता है। अरे याद आया, मेरी दादी की झोपड़ी अभी भी वहीं होगी। निहारिका ऐसा सोचते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। उस झोपड़ी के पास एक घायल हिरन भी पड़ा होता है। हे भगवान, पता नहीं किसने इस मासूम को चोट पहुंचाई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। निहारिका जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है और अपनी साड़ी फाड़कर हिरन की मरहम पट्टी कर लेती है। देखते ही देखते वो हिरन अचानक से एक हरी भरी परी में बदल जाता है। मैं इस जंगल की हरी भरी परी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऊपर से मेरी सास ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया। मैं आपसे क्या मांगू, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें रोने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही परी अपना कमाल दिखाती है और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी को जादुई सुनहरी झोपड़ी में बदल देती है। चिंता मत करो, तुम माँ जरूर बनोगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इतना कहते ही जादुई परी की छड़ी से एक रोशनी निकलकर सीधा निहारिका के पेट पर जाती है, जिसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद निहारिका का पति सुमित उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद निहारिका अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में सुमित को बताती है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और परी ने तुम्हारी मदद की। लेकिन अब मैं तुम्हें वापस अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा, हम दोनों यहीं रहेंगे। सुमित भी निहारिका के साथ उस जादुई सुनहरे घर में रहने लगता है। एक दिन निहारिका अपने मन ही मन सोचती है, पता नहीं मेरे जैसी कितनी और औरतें इस तरह परेशान होंगी। मुझे उनकी मदद करने के लिए एक आश्रम खोलना चाहिए। ए जादुई घर, मुझे इतना पैसा दो जिससे मैं एक आश्रम खोल सकूं। निहारिका के इतना कहते ही उसके सामने कई सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों पति पत्नी मिलकर बेसहारा और गरीब औरतों के लिए आश्रम खोलते हैं। एक दिन खाना खाते समय अचानक से निहारिका का मन मचलने लगता है और वो घर के बाहर आकर उल्टियां कर देती हैं। निहारिका, निहारिका, तुम ठीक तो हो ना? मुबारक हो आपको, आप पिताजी बनने वाले हो। परी ने हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दिया। ये सुनकर सुमित बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद से वो दोनों कुछ जादुई सुनहरे घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद निहारिका एक बेटे को जन्म देती है। हमें अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। ए जादुई घर, हमें पैसे दे दो। निहारिका के इतना कहते ही उनके सामने खूब सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद निहारिका और सुमित दोनों अपने बच्चे की देखरेख अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। एक दिन सुमित निहारिका से कहता है, मैं अब और इस जादुई घर के भरोसे नहीं रहना चाहता, मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए। क्यों ना मैं एक सुनार की दुकान खोल लूं? जादुई घर, क्या तुम मुझे ढेर सारे सोने के गहने दे सकते हो? सुमित के इतना कहते ही उसके सामने सोने के गहनों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं अपनी खुद की एक सुनार की दुकान खोलूंगा। सुमित उन सोने के गहनों से अपनी सुनार की दुकान खोल लेता है। देखते ही देखते उसकी सुनार की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। कुछ ही समय में उनकी सारी परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं। एक दिन सुमित और निहारिका अपने बेटे राजू को मंदिर लेकर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों पूजा खत्म करके मंदिर के बाहर खड़े सभी गरीबों को दान करते हैं। उन भिखारी की लाइन में सुमित का पूरा परिवार भी खड़ा होता है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम है और माँ भी है। सुमित उनके पास जाता है और उनसे कहता है, तुम लोगों ने ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ चला गया था बेटा तू हमें छोड़कर? तेरे जाने के बाद विक्रम को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। देखते देखते हमारा घर भी नीलाम हो गया और हम लोग सड़क पर आ गए। हमने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिला। आप सभी ने मिलकर मेरी पत्नी निहारिका को घर से निकाल दिया था। आपको क्या लगा कि आपके चलते मैं किसी और से शादी कर लूंगा? मैं निहारिका से प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ये देखो माँ, आप निहारिका को, आप हमेशा इसे बांझ कहा करती थी ना। ये हमारा बेटा राजू है, मेरी पत्नी बांझ नहीं है माँ। राजवती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू निहारिका से माफी मांगती है, जिसके बाद निहारिका सभी को माफ कर देती है और अपने साथ उन्हें अपने जादू सुनहरे घर में ले जाती है। उस दिन के बाद से सभी एक साथ खुशी खुशी जादुई सुनहरे घर में रहने लगते हैं। ये कहानी है जयपुर के एक छोटे से टुकड़ी की, जहां आज भी बेटियों के हाथ से कलम छीनकर कच्ची उम्र में उन्हें बाल विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। रुक्मणी का जीवन भी बरसों पहले इस बाल विवाह के आग में झुलस गया था, जब उसकी शादी अपने से दोहरे उम्र के रमणीक से हुई थी। रुक्मणी, अरे ओ रुक्मणी, अरे नाच पीटी कठे मर गई। जी माँ जी साहब, बुलाया आपने? हाय री बिंदनी, तू तैयार ना हुई? आज हमें थारे चारों देवर के लिए रिश्ता देखने जाना है। बस आई मासा। शीशे के सामने रुक्मणी तैयार होने लगती है और उसकी आंखों से बहता काजल चेहरे पर उमड़ पड़ता है और वो कहती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं जिससे उन चारों मासूम बच्चियों का जीवन इस बाल विवाह की आग में झुलसने से बच जाए। रुक्मणी सोच रही होती है कि सास एक बार फिर गर्दिश से चिल्लाती है, अरे कठे रह गई, लीपा पोती हुई ना थारी बींदनी। रुक्मणी अपने आंसू पोंछ सास के साथ लड़की वालों के घर आती है, जहां फूस के घर के बाहर खड़ा गरीब दामोदर उन्हें अंदर बुलाता है।
पधारो सा, बड़ी देर लगा दी। इब के करे, थारे गांव के ऊबर खबर कच्ची सड़कों पर हमारी गाड़ी धीमी चल रही थी, वरना सीधी सड़क पे ते फरारी के जैसे भाग्य से हमारी बुलेरो। सांवरी की खड़ी बोली से उसका रईसी भरा रुझान साफ तौर से झलक रहा था। चारों बहनें चाय नाश्ता लेकर बाहर आती हैं। देखिए बहन जी, ये है मेरी चारों बेटी, फूली, देविका, चंदा और रज्जो लाडो। प्रणाम करो ये थारी होने वाली सास से। चारों छोटी बहन उन्हें प्रणाम करती है। बिटिया तो थारी चारों चोखा सौदा से, मन्ने रिश्ता मंजूर से। इब ते ये चारों ही बनेगी हमारी रुक्मणी की देवरानी। अच्छा, इजाजत दीजिए, घनी तैयारी करनी है। इतने के बाद रुक्मणी और सांवरी बाहर आते हैं। माँ जी सा, शायद मेरा बटुआ भीतर छूट गया है, मैं लेकर आती हूँ। रुक्मणी बहाना बनाकर अंदर आकर दामोदर से बोलती है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी बेटियों का बाल विवाह करके उनसे उनका बचपन मत छीनिए। अचानक सांवरी बाहर आकर बड़ी ही सफाई के साथ बात को बदलती हुई बोलती है। माफ कीजिए समधी सा, शायद बिंदनी को अपना बचपन याद आ गया होगा। अच्छा, चलते हैं। सांवरी रुक्मणी की बाह खींचकर उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले आती है। अरे बिंदनी, तने तो खुश होना चाहिए, तो तने चूल्हा चौका ना करना पड़ेगा। मगर माँ जी, मेरे चारों देवर उन मासूम बहनों के कच्ची उम्र से दोहरे उम्र के हैं, ये मेल सही नहीं। बस बिंदनी, जब तक थारी चारों देवरानियां इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आ जाती, तू इस कमरे के भीतर ही बंद रहेगी। कुछ दिनों के बाद दामोदर की चारों बेटियां सांवरी की बहू बनकर आ जाती हैं। अरे देखो दीदी, हमारा ससुराल तो बड़ा ही सुंदर है। उतनी ही सफाई से कल से तुम बिंदनी को इस ससुराल के कोने कोने को चमकाना भी है बहुरिया। मेरी चारों प्यारी देवरानी, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। जेठानी किसे कहते हैं? जेठानी मतलब देवरानी से बड़ी। चाहो तो तुम चारों मुझे दीदी बुला सकती हो। आज से हम आपको दीदी बुलाएंगे। थारी भली होवे। खबरदार, जो तुम चारों के जुबान से जेठानी शब्द के अलावा दीदी निकला तो गले की कांकल काट कर रख दूंगी। अरे मेरे अनमोल रत्नों, खड़े के हो, लेकर जाओ अपनी बिंदनियों को। 28 साल का भैरव 14 साल की चंदा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। छोड़ो मेरा हाथ, जेठानी जी बचाइए मुझे। माँ जी, क्या इनकी चीख से भी आपका दिल नहीं पसीज रहा? चुप कर बिंदनी, रमणीक संभाल लेगा इसको। भैरव की आंखों में चंदा को फाड़ खाने की ताक लगी थी। दूर रहो मुझसे, मत छुओ मुझे। चंदा, ज्यादा नखरे न दिखा, मैं तेरा पति हूँ, समझी? मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इस तरह बाल विवाह की आड़ में उस रात बेरहमी के साथ 4 मासूम बहनों की जिंदगी रौंद दी जाती है और उनकी जेठानी फपक फपक कर रोते हुए कहती है, लानत है मुझ जैसी जेठानी पर, जो अपने चारों मासूम देवरानी को दरिंदगी से बचा न सकी। आज मेरी देवरानी उसी दौर से गुजर रही होंगी जिससे 10 बरस पहले उनकी जेठानी गुजर चुकी है। अगली सुबह होते ही चारों देवरानी कहती हैं, जेठानी जी, हम चारों अपने पीहर से सामान की जो पोटली लाई थी, वो कहाँ है? चंबल नदी में बहा दी तुम चारों बहन की पोटली। ये सुनकर चारों बहनों की आंखों में आंसू उतर आते हैं कि 10 साल की देविका डहकती हुई कहती है, आपने हमारी पोटली पानी में बहा दी, उसमें हमारी कलम कॉपी थी, अब हम कैसे पढ़ेंगी? थारी भली होवे। अरे पढ़ लिख कर कौन सी 4 मीनार की चढ़ाई चढ़ जाओगी? तुम चारों अब कलम कॉपी का ख्याल मन से निकालो और अपनी जेठानी से करछी चमचा चलाना सीखो, नाते तुम चारों बिंदनी की चिता बना दूंगी। सांवरी चारों बहनों पर ससुराल की जिम्मेदारी थोप कर चली जाती है। अपनी चारों कच्ची उम्र की देवरानी को कुड़ते देखकर उसकी जेठानी फुसफुसाते हुए बोलती है, मेरी प्यारी देवरानियों, तुम चारों चिंता मत करो, तुम्हारी ये जेठानी तुम्हारी पढ़ाई पर पाबंदी नहीं लगने देगी। जो जीवन तुम्हारी जेठानी को जीना पड़ा, वो तुम्हें नहीं जीने दूंगी। रुक्मणी ने जोड़े हुए पैसों से अपनी चारों देवरानी के पढ़ने के लिए कॉपी किताब खरीद कर लाती है। दिन गुजर रहे थे, चारों देवरानी अपनी जेठानी के साथ पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी, मगर उनकी ये खुशी उनकी सास सांवरी के मन में फांस की तरह चुभ रही थी। माजरा केस है, आजकल इन देवरानी जेठानी में घना भाईचारा दिखे से।
सांवरी उन सभी पर नजर गड़ाए रहने लगी और एक रात चारों देवरानी को पढ़ते हुए धर दबोच लिया। थारी भली होवे, तुम छोरी तो बड़ी चंट चोखी निकली। कठे से आई ये कॉपी कलम, बताओ वरना तुम चारों की चमड़ी उधेड़ दूंगी। ये हमने खुद खरीदी है माजी सा। हाँ माजी सा, रज्जो सच बोल रही है। चारों देवरानी अपनी जेठानी को बचाव में सारा दोष अपने सिर पर ले लेती है, जिसके बाद सांवरी दीवार पर टंगी चाबुक से उन्हें मारती है। आज मैंने तुम चारों के सर पर चढ़े पढ़ाई का भूत ना उतारा, तुम्हारा नाम भी सांवरी नहीं। माजी सा, हमें मत मारिए, हमें छोड़ दीजिए, जेठानी जी, हमें बचाइए। अपनी चारों देवरानियों की दर्द भरी कराह सुन जेठानी दौड़कर उन्हें घेरते हुए कहती है, रुक जाइए माजी सा, क्या बिगाड़ा है इन मासूम बच्चियों ने आपका? अरे ऐसा सुलूक तो कसाई भी जानवरों के साथ नहीं करता, फिर ये तो कच्ची उम्र की ठहरी। आगे से हट जा बींदनी, वरना इन चारों के साथ तेरी चिता भी यही बन जाएगी। अपने सास की ऐसी झुंझलाहट देखकर जेठानी के मुंह पर बरसों से जड़ी चुप्पी टूट जाती है। कहते हैं ना कि जब ज्यादती का दबदबा बढ़ जाए तो मुर्दे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही रुक्मणी के साथ हुआ। ठीक है माँ जी, अब चाहे मुझ जेठानी की जान ही क्यों न चली जाए, मगर अपनी देवरानी की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी मैं। ये सुनकर सास उन देवरानी जेठानी को कोठरी में बंद करते हुए कहती है, बड़ा शौक है ना देवरानी जेठानी का रिश्ता निभाने का। अब सड़ती रहो इस काल कोठरी में, भूखी प्यासी। इस तरह बावजूद किसी दोष के चारों देवरानी और जेठानी को चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। पूस की इस कड़ाके की सर्दी में वो पांचों फूस की घास पर बैठी हुई ठंड में ठिठुर रही थी। जेठानी जी, मुझे बहुत जोरों का जाड़ा लग रहा है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। 2 दिन से पेट में एक भी दाना नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है जान जाने वाली है। देवी का फूली, हिम्मत संभालो खुद को। मुझे माफ कर दो मेरी देवरानी, मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। जेठानी जी, आप भी तो हम देवरानी की दोष की सजा भोग रही हैं। जेठानी की आंखों से आंसू की बौछार बरस रही थी। हे कृष्ण कन्हैया, तूने तो द्रौपदी की लाज बचाई थी, सुदामा को रंग से राजा बनाया था। आज मुझ जेठानी को तेरे साथ की जरूरत है। मदद कर, ताकि मैं अपनी चारों देवरानियों को इस बाल विवाह के चंगुल से बाहर निकाल सकूं। एकाएक चारों तरफ तेज तूफान उठने के साथ मेघ बरसने लगते हैं, मानो भगवान ने उसकी विनती का जवाब भेजा हो। अचानक कोठरी के बाहर चढ़ी चिटकनी खुल जाती है और रात के उस अंधेरे में रुक्मणी अपनी चारों देवरानी को लेकर दबे पांव बच निकलती है, जिसके बाद वो एक पुलिस थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर देती है। आप सभी चिंता मत कीजिए, बाल विवाह की सजा तो सांवरी देवी को भोगनी ही होगी। इंस्पेक्टर साहब, हमारी माजी सा को कड़ी से कड़ी सजा देना, ताकि फिर कभी बाल विवाह के कारण लड़कियों का जीवन बर्बाद ना हो। अगली सुबह पुलिस सांवरी और उसके चारों बेटों को बाल विवाह के जुर्म में जेल में डाल देते हैं। उस रात रुक्मणी ने अपनी शादी की आहुति देकर अपने देवरानी को बाल विवाह के आग में जीवन भर झुलसने से बचा लिया। मगर आज भी न जाने कितने घर आंगन की सोन चिड़ैया को बाल विवाह के बंधन में बांधकर उनसे बचपन का आसमान छीन लिया जाता है।